जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपके क्लास में थोड़ा परिवर्तन हुआ है और आपकी जो क्लासेस सुबह 6 बजे और 11 बजे चलती थी, अब वो सभी क्लासेस शाम को कर दी गई हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। और आपका जो क्लास है डेली अब रहती है जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। आप क्या करिए, इस क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। तो हमारा जो सेशन चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का, तो संविधान में हम लोग पढ़ क्या रहे थे। जो संविधान हमारा चल रहा था और संविधान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा चल रहा था भाग 4। तो भाग 4 हमारा चल रहा था अर्थात मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व मैंने बताया था। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक है और 36 से लेकर 51 तक मैंने आपको पूरी बात बताई कि किस में क्या है। आपको मैंने दिया था पीछे याद करने के लिए भी और आपसे कहा था कि आप याद करिएगा। आज हम इसके बारे में वो अनुच्छेद पढ़ेंगे जो संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो देखिए, मैंने 39 का भी बताया था समान नागरिकता और समान संहिता के लिए। फिर मैंने बताया था कि अनुच्छेद 45 के कुछ तत्वों को हटाकर 51 कॉम में जोड़ दिया गया, जिसमें क्या हो गया 21 का जो शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ 48 में कुछ तत्वों को और जोड़ा गया। फिर आपका अनुच्छेद 40 में भी आपका जोड़ा गया कि जो हमारा पंचायत और न्यायपालिका थी वो किस संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो सब कंडीशन हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं और आपका क्लास क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 39 से मैंने आपको बताया था कि सभी को समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी। अर्थात एक क्या होगा, एक सरकारी वकील क्या किया जाएगा, जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है उसको क्या किया जाएगा, एक सरकारी वकील दिया जाएगा जिसे हम एपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीओ। ये सरकारी वकील होते हैं, सरकारी वकील जो क्या करते हैं, जो वादी पक्ष होता है अर्थात जिसके पास क्या होता है वकील नहीं होते हैं, पैसा नहीं होता है, तो क्या किया जाता है अनुच्छेद 39 के तहत सामान्यतः निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जाती है, सरकारी वकील प्राप्त किया जाता है। और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सामान्यतः निःशुल्क विधिक सहायता को किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है तथा किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपका अनुच्छेद 39 में सामान्यतः निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और जिसमें एक नियम बना क्या, नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। कभी कभी करता है क्या आपका इसका फुल फॉर्म पूछ जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये आपका 1987 में क्या किया, तैयार किया गया यानी बनाया गया और इसे लागू किया गया 9 नवंबर 1995 को। और लागू के दिन ही के क्या बनाया जाता है, 9 नवंबर को हमारा विधिक सेवा दिवस बनाया जाता है। ध्यान से देखना, ये देखिए जो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुए थे क्या संशोधन है डीपीएसपी में, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो डीपीएसपी में हुआ था ये आपको पॉइंट आपको जानना पड़ेगा। तो हुआ क्या था, इतना पॉइंट इसमें हुआ। फिर हुआ कि अनुच्छेद 40 में क्या हुआ, अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन हुआ था, लेकिन इसमें भी संशोधन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 के माध्यम से यानी 73वें के द्वारा ग्राम पंचायत को और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया। और ये बना कब, 1992 में। अगर आपका एग्जाम में कहे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराएंगे नहीं। अगर पूछ दे कि 73वें का, इसे लागू जो किया गया था
लागू 1993 में किया गया था। बनाया यानी संशोधन कब किया गया? 1992 में किया गया, लेकिन लागू से 1993 में किया गया। अगर कभी कभी 92 93 लगातार देते तो घबराएंगे नहीं। आप क्या करेंगे, इस पूरे पॉइंट को याद रखेंगे। 39 को यानी कि ए को याद रखेंगे और अनुच्छेद 40 को पंचायत का गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या 73वें से ग्राम पंचायत को जोड़ा गया, 74वें से नगर पालिका को जोड़ा गया। आपको ये पॉइंट क्या करना है दोस्तों, हमेशा याद रखना है। देखिए आप लोग को करना क्या है, आप वीडियो भी और नोट्स नहीं बनाते हैं तो मेरा वीडियो भी अगर देखते रहेंगे लगातार, जैसे आपको सुविधाजनक बने, 2.0 कर लो, 1.0 कर लो, हाई क्वालिटी कर लो, लो क्वालिटी कर लो, जैसे आप चाहेंगे वैसे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे वाला देखते हैं कौन सा संशोधन हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि 39 और 40 में, तो 39-40 के बाद हमारा जो अनुच्छेद 43 है, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना। जैसे किसी उद्योग में यानी कोई कंपनी अगर चाहे कोई भी होगी तो उसमें कर्मचारियों का क्या होगा, भाग लेना आवश्यक होगा। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया? 22वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कहा। फिर आता है सहकारी सोसाइटी का संबंध। आप देखते हैं सहकारी एक खाद वाले नियम चलती है, जिसमें सहकारी का अर्थ होता है, ध्यान देखना, सहकारी का मतलब होता है अर्ध सरकारी, यानी कि सरकार और समाज का समायोजन। यानी कि जो सहकारी होता है उसे क्या बोलते हैं? सरकार और समाज का संयोजन, जिसमें इन दोनों के सहमति से एक सोसाइटी का क्या करता है, निर्माण किया जाता है। और ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन 1911 के द्वारा जोड़ा गया। इसको ध्यान देना। फिर आपका आता है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 46 में SC/ST दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्ध संबंधी संवर्ग, जो हमारा EWS को जोड़ा गया है। EWS मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, आर्थिक शिक्षा, यानी कहा गया जो दुर्बल वर्ग है, आर्थिक दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए एक अनुच्छेद में क्या किया गया? संशोधन। और वो अनुच्छेद संशोधन कौन है? ये आपके 103वां संविधान संशोधन है। जो EWS में जो जनरल व्यक्ति में लोग क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, अर्थात आरक्षण शक्ति यानी कि आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं होती है, तो उनके लिए EWS में आपका आरक्षण का प्रावधान किया गया। और इसमें 10% कितनी 10% छूट की बात कही गई, यानी 10% छूट WS को। पूछेगा कि WS को कब जोड़ा गया? तो 103वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा जोड़ा गया। अब लास्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसके सभी है, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट सभी संशोधन है। और सभी संशोधन में आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों का जो संरक्षण, यानी कि इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि पालन और अन्य उद्योगों का क्या कर सकते हैं, आप निर्माण कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन उसी में एक बात और जोड़ा गया है कि 48A में पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों का संरक्षण कैसे होता है, यानी कि 22वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों का जो जीवों का संरक्षण करना है आपके, यानी कि जो हमारे इस समय देख रहे हैं बाघ परियोजना चल रही है ना, इसी के द्वारा ही चल रही है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन यानी वन्य जीवों का संरक्षण में सुरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। ये था क्या? संविधान में संशोधन। किस वाले संविधान में संशोधन? हम जो पढ़े राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, यानी कि जो राज्य का नीति निदेशक तत्व था, इस यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक? अब आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अब भाग 4। इतना आपको संशोधन याद करना था। लेकिन दोस्तों अब मैंने एक पॉइंट बताया था कि अनुच्छेद 38 आपको बताया, 37 बताया था कि जो अनुच्छेद 37 था, ध्यान दिए होंगे तो ठीक है, नहीं ध्यान दिए होंगे तो एक बात याद रखना, जो इस पर कानून बनाने, कानून का प्रवर्तनीय नहीं है। कौन प्रवर्तनीय नहीं है? जो हमारा ये DPSP है, ये कानून का प्रवर्तनीय है, मतलब इसका कानून में क्या है, वर्णन कुछ नहीं है। इसके खिलाफ यानी कि इसके खिलाफ या विरोध लिख देता हूं, विरोध, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जब न्यायालय नहीं जा सकते हैं तो बताइए कोई डिफरेंसेस होगा? ये केवल ये कहा गया है कि ये आपको एक प्रकार से क्या है, तत्व हैं जिनको ध्यान में रखकर क्या करना होगा, आपको निर्माण करना होगा। जो भी संविधान निर्माता है अगर कोई नीति निर्माण करते हैं तो इसको क्या करके राज्य के नीति तत्व को ध्यान में रखकर ही निर्माण करेंगे। लेकिन इस पर कोई भी आपका कानूनी अधिकार नहीं है, अर्थात आपका कोई भी हनन करे, यानी कि आपको मजदूरी नहीं देता है, आप काम को नहीं जाते हैं, तो इसमें आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये अधिकार दिया गया है कि नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात समझ में आई। तो हम अब बात ये समझ में आई कि फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार और जीपीएससी राज्य के नीति तत्व में क्या अंतर है। तो हम आइए देखते हैं कि इसमें क्या अंतर है और मैं आपको अंतर बताता हूं। ठीक है, देखिए अंतर। देखिए दोस्तों, जैसे मूल अधिकार और डीएसपीसी में क्या अंतर है, तो देखो ध्यान से, मैं कुछ अंतर यहाँ पे लिख दिया हूं और आपका अंतर बताना है। जैसे जो हमारा डीएसपीसी है और इसमें क्या अंतर है, ध्यान समझने की कोशिश कर रहा है। जो हमारा मूल अधिकार है वो हम क्या करते हैं, हमें जन्म सिद्ध अधिकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मूल अधिकार कानूनी अधिकार के द्वारा जो अनुच्छेद 11 से लेकर, मैंने बताया था 12 से लेकर 35 तक होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे अधिकार है कि मैं क्या ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। वो बाध्यता रखती है हमारे, हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, राज्य के विरुद्ध जा सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है, डीपीएससी राज्य को प्रोत्साहित करता है कि हाँ आप क्या करिए, ये काम करिए, वो करिए, कहीं विद्यालय का निर्माण करिए, अच्छा से कुछ क्या करिए, कुछ न कुछ हमेशा करते रहिए, यानी कि ये राज्य को प्रोत्साहित करता है डीपीएससी। और करता है कि इसमें क्या है, मूल अधिकार का हनन होगा। जब आपके मूल अधिकार का हनन होगा तब उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डीपीएससी में कोर्ट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि कानूनी अधिकार नहीं है। और इसमें क्या, इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, इसकी प्रवृत्ति धनात्मक है। नकारात्मक का मतलब अगर यदि आप ही के क्या होगा, मकान पड़ जाता है बीच में, यानी जब रोड बनते हैं तो आपको बड़ा दुख होता है इसे हटाने में, करते क्या है कि हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि अब देखो मेरा नुकसान कर दिया, हम इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन डीपीएससी में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि रोड का निर्माण हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा था, धनात्मक यानी सकारात्मक प्रवृत्ति सोचते हैं कि आज हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। अब फिर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मूल अधिकार राज्य को रोकते हैं और ये राज्य को डीपीएससी राज्य की नीति से राज्य को प्रोत्साहित करते हैं कुछ करने के लिए। जैसे देखे हैं कि अब निर्माण दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे में क्या हुआ है कि रोड चौड़ीकरण हो रहा है, विद्यालय का निर्माण हो रहा है, क्या होता है फिर चिकित्सा का निर्माण होता है, मेडिकल का निर्माण होता है, यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में, अर्थात ये सब निर्माण करने के लिए राज्य को क्या करता है, डीपीएससी प्रोत्साहित करता है। यानी कि जब प्रोत्साहित मतलब कि हमें ये आवश्यकता है तो उसको क्या करता है, बनाने की कोशिश करता है। और देखो इसमें मूल अधिकार भी क्या कर सकते हैं, यदि आपको क्या कोई हनन हो गया तो क्या कर सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं। तो उस पर वाद योग्य होता है, वाद योग्य मतलब ये कानून होता है, और इसमें कोई वाद योग्य कोई कानून नहीं है, वो चाहे सरकार माने या चाहे सरकार न माने। डीपीएससी में इसके सरकार मानने की बाध्यता है। इसमें क्या होता है, मानव के विकास के मूलभूत आधारों का वर्णन है। जैसे हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हमारे स्वतंत्र दैनिक जीवन यानी कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको या विदेश में जाने का अधिकार है आपको, यानी कि इसमें किसी प्रकार से अगर सरकार नहीं रोक पाएगी तो मानव विकास का, इसमें नीति निर्माण के आधारभूत मतलब नीतियां बनाकर विकास का निर्माण करना, मतलब कि नीतियां बनाकर सार्वजनिक चीजों का निर्माण करना। इसमें यही अंतर है। आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि इसमें कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसमें कोर्ट जा सकते हैं। ये नकारात्मक है, ये धनात्मक है। और ये तो जानते हैं ये प्रोत्साहित करता है, ये बाध्यता रखता है, यानी कि हम ये बाध्यता रखते हैं। आपकी ये क्या थे, आपका ये पूरा पॉइंट मैंने क्या किया, राज्य निदेशक तत्वों के बारे में बता दिया। और आपको एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए वनडे एग्जाम का जो भी होता है इतना विधिवत जितना पूछता है उतना मैंने आपको बता दिया। अब बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको आईएएस पीसीएस बनना होगा तब बहुत अंदर तक पढ़ेंगे, लेकिन आप एग्जाम के लिए केवल यही चीजें जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई कि नहीं, आपको समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई होगी तो कल हम क्या करेंगे, इसके सेशन को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं इस पर कल हम प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं क्लास आपका आज यही इतना ही रखता हूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।